हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। सुबह की क्लास में मैं आपके सामने टाइप ऑफ क्रिस्टल की बात कर चुका था। क्रिस्टलों को मैंने जो उनकी जो डेरिवेशन है, कुछ फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। एक एससीसी में किया था, सेकंड बीसीसी में किया था और थर्ड किया था मैंने एफसीसी में। तो आपको पिछली क्लास को मैं रिलेट करते ही कुछ जो फैक्ट्स की बात है, अब इसमें हमें क्या है, अगर डेंसिटी पूछ ले, क्योंकि एक डेंसिटी का क्वेश्चन इनमें से बनता ही बनता है। तो आज मैं बात करूंगा डेंसिटी की। तो डेंसिटी का मतलब आप जानते हो कि डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थात द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कोई भी जैसे यूनिट सेल है तो उसका हम द्रव्यमान निकाल लेंगे, अपॉन में उसका वॉल्यूम अर्थात आयतन का भाग दे देंगे तो हमें डेंसिटी प्राप्त हो जाएगी। अब डेंसिटी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, एकक कोष्ठक का जो प्रभावी जो इफेक्टिव पार्टिकल हैं उनको देखना पड़ेगा। तो मैंने बात की थी एससीसी में इफेक्टिव पार्टिकल कितने होते हैं, 1 होता है। बीसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और एफसीसी में होते हैं 4। तो जो हमारा डेंसिटी है, तो डेंसिटी में हम क्या करेंगे कि जेड बताएगा इफेक्टिव नंबर को, इनटू एकक कोष्ठक का आयतन अर्थात द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान हमें देगा। द्रव्यमान में अगर हमें एटॉमिक मास दे सकता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट दे सकता है, अपॉन उसका कर देंगे वॉल्यूम का भाग दे देंगे। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हमने क्या, इस जो सॉलिड स्टेट है इसमें घनीय संरचना के बारे में बात करेंगे। तो घन का आयतन आपको पता होगा, भुजा क्यूब होता है, अर्थात ए का क्यूब कर देंगे तो हमें वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। अब वॉल्यूम घन का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जो घन का आयतन होता है वो लेंथ, विड्थ एंड हाइट का मल्टीपल होता है। तो हम बात करेंगे आयतन की, तो मैं लिखता हूं एक बार आयतन के लिए। तो आप करेंगे घनत्व। घनत्व को मतलब होता है एकक कोश का, एकक कोष्ठ का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठ का आयतन। अब एकक कोष्ठक का मतलब है कि मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का जो रेशियो है वो हमें बताएगा डेंसिटी, घनत्व को। तो D बराबर क्या लिखेंगे हम, M अपॉन B। जो मैं B बात कर रहा हूं तो ये क्यूबिक के लिए बात कर रहा हूं, घनीय संरचना के लिए। तो जो क्यूबिक का मान होगा तो B बराबर होगा A क्यूब। और जो M है, जो मास ले रहे हैं हम, तो मास में क्या है, Z इंटू एम करेंगे, क्योंकि Z इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल देखेंगे तो हमें क्या एससीसी, बीसीसी और एफसीसी 3 के लिए निकलवाएगा। तो उसके लिए हम कर देंगे इसका जो फॉर्मूले को मैं अगर मॉडिफाइड करूं तो ये होगा D इक्वल टू ZM अपॉन ए क्यूब। अब ए क्यूब से निकाल लेंगे तो ए क्यूब में क्या होगा, देखो अगर आपको मास दे रखा है, अगर मास देगा वो मास देगा एएमयू में, और हमें मास की जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी हमारे लिए एएमयू की जगह पड़ेगी ग्राम में। तो एएमयू को आपको ग्राम में चेंज करना आना चाहिए। तो एएमयू को ग्राम में चेंज कैसे करेंगे, तो एक एएमयू कितना होता है, 1 एएमयू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ये होता है एएमयू का मान। ये करके ये मान आ जाएगा ग्राम में। या फिर आप ऐसा कर सकते हो 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन आवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 का भाग दे देंगे तो क्या है, AMU हमारा ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब 1 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 को मैं 1 अपॉन NA भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, ग्राम में चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको मॉडिफाइड कर दूं, अगर इसको मैं ग्राम में लेना है, मेरे को M को ग्राम में लेना पड़ेगा
तो इसको एन से डिवाइडेशन करना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारा ग्राम में चेंज हो जाए। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी की जो यूनिट है वो हमारी ग्राम मीटर क्यूब आ जाएगी, या ग्राम सेमी क्यूब आ जाएगी, या ग्राम लीटर क्यूब आ जाएगी, कुछ ना कुछ कोई भी आ सकती है। अगर हम इसको क्या है सीएम में लेंगे तो ग्राम पर सेमी क्यूब इसकी यूनिट आ जाएगी। तो डेंसिटी के लिए आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो है D इक्वल टू ZM/AQNA। अब मैं बात करता हूं इसमें कि Z क्या है, M क्या है और A क्या है और Na क्या है। तो बात करते हैं Z की। Z का नंबर है इफेक्टिव पार्टिकल, इफेक्टिव पार्टिकल, पार्टिकल। इफेक्टिव पार्टिकल का मतलब है प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या। तो लिए बात करता हूं मैं एससीसी के लिए कितनी होती है 1, बीसीसी के लिए कितनी होती है 2 और एफसीसी के लिए कितनी होती है 4। अर्थात आपको अगर क्वेश्चन में दे देगा वो कि वो सरल घनी संरचना में हो रहा है या बीसीसी में हो रहा है, बॉडी सेंटर्ड में हो रहा है, या एफसीसी में वो फलक केंद्रित में जा रहा है, तो आपको जेड की जो वैल्यू है वो आप ये पुट करोगे हमेशा, ऑलवेज ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद करता हूं मैं एम की। तो एम बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट, अर्थात अनुभार, मॉलिक्यूलर वेट, और इसको लेंगे हम ग्राम में। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में ले लेंगे। एनए का मतलब है एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, और ए क्यूब का मतलब है आर्म का क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब। अब मैं ये भी आपको बता चुका हूं, एससीसी में बराबर होता है ए बराबर होता है 2r, और बीसीसी में होता है √3/2a इक्वल टू 2r, और इसमें होता है एफसीसी में 2a बराबर 2r। अर्थात मैं a का मान निकालूं तो a का मान आ जाएगा, ये आएगा 1/√2। तो a बराबर इसके लिए निकालूं मैं, तो देखो a बराबर 2r आ गया, इधर से a निकालूं मैं तो a बराबर आ गया 4r/√3, और इसके लिए निकालूं a बराबर 2√2r। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भैया, मैं सुबह वाली वीडियो में आपको ये बातें बता चुका था। 2√2r, ये बातें आप डेंसिटी में याद रखने की होती हैं। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर कोई भी यूनिट सेल है, यूनिट सेल में क्या है, एक से अधिक प्रकार के अगर क्रिस्टल दे रखे हैं, क्रिस्टल जालक दे रखे हैं, क्रिस्टल लैटिस दे रखे हैं, और उनके लिए हमें डेंसिटी पूछ ले तो हमें डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं बात करता हूँ, फॉर्मूला की बात करता हूँ मैं, फॉर्मूले के लिए बात करता हूँ। तो उसमें क्या होगा, देखो अगर एक से अधिक प्रकार की यूनिट सेल दे रखी हैं तो उसके लिए डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी की निकालेंगे तो देखो D बराबर Z1M1 प्लस Z2M2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन AQN। अर्थात इससे मैं एक से अधिक प्रकार के अगर यूनिट सेल दे रखी हैं और उनके लिए क्रिस्टल जालक के लिए जो क्रिस्टल लैटिस है उसके लिए हमें डेंसिटी की अगर कैलकुलेशन करवाता है वो, तो हम Z का मान रख देंगे, उसके बाद M1 वो देगा वो रख देंगे मान, Z2 दूसरा जो SCC में हो रहा है या BCC में हो रहा है उसका मान रख देंगे, M2 उसका भी एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर वेट जो मान होगा वो रख देंगे, AQ आपको वो देगा या फिर निकाल लेंगे हम उससे, जो मैंने आपको रिलेशन से बताए थे, A बराबर 2r √3/2 अपॉन 2r और A/√2 इक्वल टू 2r से आप ये AQ का मान निकाल सकते हो अगर r दे रखिए तो। उसके बाद में Na का मान आपको याद रहना चाहिए, ये होता है 6.023 × 10⁻23, ये इसका मान होता है भैया, ये आपको याद रखना है। अब मैं इस पर बेस्ड एक आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे क्या आपको फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो पता पड़ जाएगी। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है देखो,
क्वेश्चन है यदि एक मेटल जो मेटल है वो है एम, यदि कोई मेटल दे रखी है हमें क्वेश्चन में, वो दे रखी है एम, मेटल एम है और वो फलक केंद्रित घनीय संरचना में इस प्रकार संकलित होता है, अर्थात एफसीसी में वो जो एफसीसी में जाता है वो तो एफसीसी बनाता है वो, उसके बाद में एफसीसी बनाता है भाई, एफसीसी में इस प्रकार संकलित होता है कि घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई, जो कोर की लंबाई है जो ए है वो हमें दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में यदि धातु तत्व का परमाणु भार उसका दे रखा है एटॉमिक मास, परमाणु भार का मतलब है एम, जो एम दे रखा है वो दे रखा है हमें 52, और हमें पूछ रहा है वो धातु का घनत्व अर्थात डेंसिटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए में देखो वैल्यू कैसे रखेंगे हम इसके लिए, तो देखो m बराबर कितना दे रखा है इसमें, m बराबर दे रखा है 52, a बराबर दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम और z बराबर दे रखा है 4 और Na का मान आपको याद होना चाहिए 6.2023 इंटू 10⁻23। अब एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम का जो मतलब होता है वो होता है 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और 2 इंटू 10⁻⁻8 सी है, अर्थात एंगस्ट्रॉम को हम मीटर या सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद में हम डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे इसमें, तो होगा D = Zm/A³Na, A³Na, Z का मान रख देंगे 4 इंटू इसका रख देंगे 52/A³ का मान कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 गुना 8 और 5 चौका 20, 208/8 इंटू 6 इंटू ये 8 के 24 हो जाएंगी, 10⁻⁻24 प्लस 23, अर्थात ये जो मान है वो आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करने के बाद में अगर मैं आंसर की बात करता हूँ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अपना 43.33। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप 43.33 ग्राम ml³ ग्राम सेमी क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में बात करूं तो आपको ये समझ में आएगा वो क्वेश्चन, अगर मैं इसकी जगह कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अगर डेंसिटी दे दे m पूछ ले और कणों की संख्या दे दे, तो आपको क्या करना है, d बराबर होता है m/b। अगर हमें दे रखा है m का मान निकालना है तो b इंटू डी कर दो, b इंटू डी करने के बाद m निकल जाएगा। m अगर कणों की संख्या दे रखी है तो उसको बराबर कर दो, बराबर करने के बाद हमारे क्या है z की वैल्यू आ जाएगी या फिर d m की वैल्यू आ जाएगी। आप कोई वैल्यू किसी प्रकार से आप कैसे भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बशर्ते आपको यूनिट पता हो तो इसमें देखो m का मान दे रखा था, a का मान दे रखा था, z का मान दे रखा था, na का मान आपको याद रहता है ये, क्योंकि इसका मान अगर आपको क्वेश्चन में या तो दिया हुआ होता है 90% तो दिया होता है, लेकिन 10% अगर नहीं दिया हुआ हो तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में d बराबर Zm/A³ इंटू Na लगा दोगे, z का मान इसमें 4 है, BCC अगर ये यहाँ से देखो z बराबर 4 कैसे लिखा मैंने, उसने बोला है कि FCC में संतुलित हो रहा है, FCC में हो रहा है, इसलिए मैं इसका मान Z4 रखा है। अगर ये बोल देता BCC में हो रहा है भैया, BCC में हो रहा है तो इसका मान रखता मैं 2, और अगर ये बोलता भैया SCC में हो रहा है, SCC में रखता मैं इसका मान 1। तो ये क्या वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि FCC के लिए कितना होती है, BCC के लिए कितना होती है, SCC के, मैं इनको 4 बार बता चुका हूँ अब तक, क्योंकि इन पर मैं इतनी इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू आपको एग्जाम में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो ऐसी चीज़ें हमें हमेशा नोन होती हैं, अर्थात नहीं भी दे तब भी हमें इन चीज़ों का क्या होता है, पता होता है। अब मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की जो बात कर रहा हूँ वो है डिफेक्ट्स। जो टॉपिक है वो दे रखा है डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी आपको संरचना दे रखी है, कोई भी स्ट्रक्चर है,
अगर डिफेक्ट्स का मतलब, एक तो आइडियल शेप होती है, आइडियल शेप का मतलब होता है कि जैसे किसी की भी स्ट्रक्चर है, जैसे कोई भी आदमी है उसकी स्ट्रक्चर अगर सेम है, उसको समान दिखाई दे रहा है, समान हाथ हैं, दो पैर हैं, और उसका जो नेचर है, नेचर तो इसमें कोई काम नहीं करेगा, बाकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल। अगर उसके डिफेक्ट्स हो जाए, जैसे हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है डिफेक्ट्स, अर्थात उसकी जो आइडियल शेप है उसमें कोई भी चेंज जो हो रहा है उसको बोलते हैं हम डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स क्रिस्टल के लिए कैसे ज्ञात करें? तो क्रिस्टलों में क्या होता है कि जब क्रिस्टलों के लिए देखा गई आइडियल शेप, तो आइडियल शेप कब रहती है? परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन पर कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें क्या डिफेक्ट्स नहीं पाए जाते। लेकिन डिफेक्ट्स क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि जो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है उस पर क्या डिफेक्ट्स इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ एंथैल्पियों का मान होता है 0। जब एंथैल्पियों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उनकी एंथैल्पी समान रहेंगी, एंथैल्पिया और एंट्रोपी समान रहेंगी, तो उसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होगा। लेकिन हम क्या जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो करते हैं कमरे के ताप पर। अब कमरे के ताप पर करते हैं तो क्रिस्टलों में क्या होंगे? आयन, आयनों में कुछ ना कुछ त्रुटि देखने को मिलती है, डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो हम मेनली डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट्स होते हैं 3 प्रकार के। अब डिफेक्ट्स की मैं बात करूं तो देखो, डिफेक्ट्स का मतलब होता है त्रुटि, दोष। अब क्या जो डिफेक्ट्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक तो होते हैं बिंदु दोष, एक होते हैं बिंदु दोष, और एक होते हैं रेखा दोष। सेकंड वाले होते हैं रेखा दोष, और एक होते हैं तल दोष। अब जो बिंदु दोष है, बिंदु दोष को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट्स डिफेक्ट्स ये होते हैं। रेखा को क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट्स, और एक होते हैं तल को बोलते हैं प्लेन डिफेक्ट्स। प्लेन डिफेक्ट्स। अब प्लेन डिफेक्ट्स के बाद में क्या होगा? प्लेन डिफेक्ट्स के बाद में क्या होगा? जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं भाई 2 प्रकार के। एक तो होते हैं शॉर्ट की, और एक होते हैं फ्रैंकल। ठीक है। लाइन भी 2 प्रकार के, लाइन होते हैं 3 प्रकार के। जो लाइन डिफेक्ट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं स्टाइकोमेट्रिक, डिफेक्ट्स। एक होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक, डिफेक्ट्स। एक होते हैं इम्प्योरिटी वाले। अब इसमें क्या है? जो पॉइंट, जो ये एंगल और शॉर्ट की हैं, ये क्या पॉइंट डिफेक्ट्स नहीं होते, बल्कि पॉइंट जो डिफेक्ट्स होते हैं इनको क्या 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब जो स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, ये स्टाइकोमेट्रिक होते हैं 2 प्रकार के, फ्रैंकल और शॉर्ट की। स्टाइकोमेट्रिक का मतलब मैं समझाऊं आपको
तो रस समीकरण मितीय क्या होते हैं? रस समीकरण मितीय का मतलब होते हैं कि ऐसा डिफेक्ट्स जिसमें क्या फॉर्मूला चेंज ना हो, फॉर्मूला वही की वही रहे। जैसे AgBr है तो उसमें कितना भी डिफेक्ट्स पाया जाओ लेकिन उसका जो फॉर्मूला है ना वो AgBr ही रहेगा। KCl है, NaCl है आदि जो डिफेक्ट्स हैं वो स्टोइकोमेट्रिक में आते हैं, लेकिन जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक आते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होता है फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे FeO तो उसमें क्या है जो उसकी 0.95 ऐसे 1 ऐसे Fe का जो रेशो है वो क्या है उनका जो विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था है अर्थात विभिन्न प्रकार की जो दिखाते हैं उनको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। रस समीकरण मितीय बोलते हैं इसको। और इम्प्योरिटी का मतलब होता है कोई भी बाहर से इम्प्योरिटी मिला दें जिससे क्या डिफेक्ट्स आ जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब फिर इसमें स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, इसमें क्या होता है, एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होता है इसमें होता है, ये भी फिर दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी। एक तो मेटल की एक्सेस हो रहा है और दूसरा हो रहा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, अर्थात मेटल की कमी हो जाए या मेटल की अधिकता हो जाए उससे जो दोष होता है उसे बोलते हैं एरस समीकरण मितीय। अब फिर मैं बात करूं आपके लिए दोबारा से, मैं इसको बता रहा हूं, देखो एक बार समझना आप। क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जो कोई भी परम शून्य ताप है अर्थात 0 केल्विन ताप पर जो क्रिस्टल है वो आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। आदर्श क्रिस्टल कहलाने का मतलब है कि जो 0 डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर है, 0 केल्विन अर्थात 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उस पर क्या है एंट्रोपियों का जो मान होता है वो क्या 0 के बराबर होता है, तो इसलिए क्या वो आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। लेकिन आदर्श क्रिस्टल बनाना संभव नहीं है क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे कमरे के ताप पर। अब कमरे के ताप पर जब क्रिस्टलों को देखा गया तो उनमें कुछ जो अव्यवस्थाएं पाई गई तो उसे बोला गया क्रिस्टल का डिफेक्ट्स अर्थात जालकों में त्रुटि पाई गई, तो इसको बोलते हैं हम डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स में क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं 3 टाइप के, मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, सेकंड है प्लेन डिफेक्ट्स और थर्ड है प्लेन डिफेक्ट्स और सेकंड है लाइन डिफेक्ट्स, अर्थात पॉइंट, लाइन और प्लेन। पॉइंट का मतलब है बिंदु, बिंदु दोष, और लाइन का मतलब है सीमा दोष, रेखा दोष, रेखा बन रही है तो रेखा दोष, और सेकंड है तल दोष, तल का मतलब है प्लेन, प्लेन डिफेक्ट्स। अब फिर जो बात करूं मैं तो फिर जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स को क्या 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। अर्थात जिनका स्टोइकोमेट्रिक सेम रहे डिफेक्ट्स के बाद तो उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक। नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब स्टोइकोमेट्री उसकी समान नहीं रहे, चेंज होती रहे तो उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। और थर्ड है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब बाहर से कोई भी आप इम्प्योरिटी मिला दो, उसमें अशुद्धि मिला दो तो उसके बाद जो भी डिफेक्ट्स दिखाएगा वो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब मैं बात करूं पॉइंट डिफेक्ट्स की तो हमारे जो सिलेबस है उसमें ओनली दे रखा है आपको डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स दे रखा है, डिफेक्ट्स के बाद दे रखा है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो मैं बात करूं तो फिर इसमें जो पॉइंट डिफेक्ट्स है, फिर स्टोइकोमेट्री भी 2 पार्ट में विभाजित होने के बाद में एक तो है स्टोइकोमेट्रिक और सेकंड है फ्रैंकल। और फिर उसके बाद में जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक है वो भी 2 पार्ट है, एक तो मेटल की एक्सेस हो जाए, अगर अर्थात जो धातु है ना उसमें उसकी अगर संख्या बढ़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर धातु की कमी हो जाए, मेटल डेफिशिएंसी से कौन सा डिफेक्ट शो होगा, वो होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मैंने आपको ये डिवाइडेशन बता दिया डिफेक्ट्स का। अब मैं जो मेनली बात करने वाला हूँ आपके सामने वो मैं एक एक करके बात करूंगा शॉर्टकी की और एक करूंगा फ्रैंकल की। शॉर्टकी और फ्रैंकल जो दोष है ये क्या है बहुत बढ़िया पॉइंट डिफेक्ट्स हैं और इनसे हमारे क्या क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%, 101% कहीं ना कहीं इनका क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कंपटीशन में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो आप एक एक करके हेडिंग डालेंगे और मैंने जो यहाँ तक बताया आपको इससे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि डिफेक्ट्स मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, पॉइंट्स, लाइन, प्लेन
फिर भी अगर पॉइंट्स को पूछे डिवाइडेशन करके तो स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, और फिर उसके बाद में स्टाइकोमेट्रिक को पूछे तो शॉर्ट की फ्रैंकल, और उसके बाद में अगर नॉन स्टाइकोमेट्रिक को पूछे तो मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। ये आपको बातें हमेशा याद रखनी है। इसके बाद में बात करता हूँ शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, अर्थात जो हमारी मेन काम की बात है, अब मैं बात करता हूँ उसके लिए फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स। शॉर्ट की डिफेक्ट्स और सेकंड बात करता हूं मैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब मैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको आयनिक क्रिस्टल बनाता हूँ, आयनिक स्ट्रक्चर जो बनाता हूँ उसको आप देखेंगे, आयनिक जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो दो में पार्ट ले रहा हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला। तो आप देखेंगे एक बार लेता हूँ मैं ए बी, इसके बाद बी ए बी ए और बी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट्स है ये किस में पाया जाएगा। तो इसके लिए आप देखो, एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, एक होगा नेगेटिव वाला। तो देखो मैं ए को तो करता हूँ डिनोट प्लस से, इसको करता हूँ माइनस से, इसको प्लस से, इसको माइनस से। अगर आप ऊपर वाली लाइन में इनको सही तरीके से सिस्टमेटिक कर देते हो तो नेक्स्ट वाले में आपको कोई परेशानी आनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वाला हमेशा प्लस वाले से जुड़ेगा, इसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, इनको जोड़ दो भैया अपने आप एक दूसरे। देखो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम फ्रैंकल और शॉर्ट की, ताकि हमें पता पड़े कि हो क्या रहा है, ये चीजें क्या हमें पता होनी चाहिए। ऐसे ही मैं बना देता हूं इधर फ्रैंकल में क्या होगा, देखो ये ए बी बी ए बी ए बी, इसको भी मैं ऐसे डिनोट कर दूं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इनको भी जोड़ दें एक दूसरे से। अब देखो जो ये क्रिस्टल मैंने बनाए हैं, दोनों जो स्ट्रक्चर बनाई हैं वो क्या है, दोनों ही स्ट्रक्चर आइडियल स्ट्रक्चर है, अर्थात इनमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है। लेकिन जब इनको क्या 0 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है, 0 केल्विन टेम्परेचर है इनका, जब इनमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल भी कोई डिफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि प्लस वाला माइनस से जुड़ा हुआ है और माइनस वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन जब हम कमरे के ताप पर, अर्थात जो रूम टेम्परेचर है उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अर्थात उस पर देखते हैं अणुओं की व्यवस्था, तो हमें क्या इसमें डिफेक्ट्स पाए गए, तो उसको बोला हमें शॉर्ट की और फ्रैंकल। अब शॉर्ट की दोष में क्या हुआ, शॉर्ट की दोष में क्या हुआ भैया, एक धनायन, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला, दोनों क्या है निकल के अपनी वॉइड से निकल के बाहर चले गए। अर्थात यहां से मैं निकाल दूं जैसे बी माइनस, यहां कोई बी माइनस था और यहां से निकल गया ए, कहीं से भी निकाल सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे ये निकल गया तो इसमें क्या होगा, डिफेक्ट्स का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन का अपने जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर चले जाना, उसको बोलते हैं शॉर्ट की दोष। और उसके बाद में इसमें क्या हुआ, जो फ्रैंकल दोष था, फ्रैंकल डिफेक्ट्स था, इसमें क्या हुआ कि कोई भी पॉजिटिव धनायन वाला था वो क्या है
अपने स्थान को छोड़कर, जो सिमेट्रिक स्थिति थी ना, जो सिमेट्रिक था उसको छोड़कर अपने अंतराकाश में चला गया, अर्थात वॉइड के बीच में शिफ्ट हो गया। जैसे मैं इसको कर दूं यहां, ये आ गया भैया अंतराकाश में, अर्थात ये क्या है, ये तो दोनों क्या बाहर निकल गए और ये आ गए अंतराकाश में। अगर मैं बात कर दूं आपके सामने, जैसे कोई भी रूम है, उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 के लिए क्या चेयर लगा रखी है बढ़िया सिमेट्रिक तरीके से, तो उसको बोलते हैं आइडियल अरेंजमेंट। अब आइडियल अरेंजमेंट में क्या होता है कि किसी का एक का मन करे और वो बीच में से निकल के और वो टेबल पर बैठ जाए, अपनी स्थिति को छोड़ के और टेबल पर बैठ जाए, तो उस जो कमरे में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी संख्या में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस रूम में अगर लोगों की संख्या की गिनती होगी तो होगी तो 10 की, चाहे वो कैसे भी बैठे हुए हों। तो इसमें क्या है, इनका जो मैं अब डेंसिटी का आपको बता रहा हूँ, अब जो डेंसिटी है इनकी तो होगी नो चेंज, बिल्कुल डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अपने अंतराकाश में गया है, अर्थात वॉइड में गया है, ये अपनी सिमेट्रिक स्थिति को छोड़ के उसकी वॉइड में गया है, तो इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो डेंसिटी नो चेंज, यहां लिखेंगे हम डेंसिटी नो चेंज। और वही काम मैं क्या करूं, जैसे 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 10 व्यक्तियों में से क्या है, 2 में 8 में जैसे 10 बैठे हुए हैं, अब उनमें से 2 निकल जाएं बाहर, अर्थात उनके जो विपरीत जो नेचर है, नेचर का मतलब जैसे कोई लड़ने वाला है कोई अच्छा है, अर्थात विपरीत नेचर हो गए दोनों के, तो अगर वो दोनों ही बाहर निकल जाएं लड़के, तो उससे क्या है, उसकी डेंसिटी में क्या कम होगी, अर्थात कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी संख्या में क्या आएगी, कमी। तो मैं बात करूं तो इसमें क्या है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, अर्थात डेंसिटी क्या है, कम हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे आप डेंसिटी डिक्रीज, और इसमें डेंसिटी में लिखेंगे आप नो चेंज। आपको यहां तक ये बातें समझ में आई होंगी। अब मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, इसमें से एक पॉजिटिव निकल गया, एक नेगेटिव निकल गया, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम। और इसमें क्या होगा, इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स है, इसमें क्या हुआ, वो अपने जो वॉइड है उसमें चला गया, अर्थात अंतराकाश में चला गया, तो उससे क्या है, डेंसिटी नो चेंज। अब जो प्रकार के जो ये हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट्स कब पाए जाएंगे, तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स उनमें पाए जाते हैं जिनमें जो कैटायनिक पार्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, अर्थात जैसे कैटायनिक जो पार्ट है धनायन है वो अगर अधिक समन्वय संख्या दर्शाएगा तो उस प्रकार का दोष पाया जाएगा हमारा शॉर्ट की दोष में। शॉर्ट की दोष कौन दर्शाएंगे, जिनका क्या है, जो समन्वय संख्या है कैटायनिक पार्ट की वो तो पाए जाएंगे शॉर्ट की में, और फ्रैंकल में क्या होगा, जिनका जो धनायनिक पार्ट है अर्थात जो कैटायन है वो क्या निम्न समन्वय संख्या दर्शित करे, अर्थात जो निम्न समन्वय संख्या को प्रदर्शित करे, तो ऐसे प्रकार के जो दोष पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे फ्रैंकल दोष में। अब फ्रैंकल दोष के में तो क्या समन्वय संख्या कम पाई जा रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम पाया जा रहा है कैटायनिक पार्ट का, तो आप याद रखेंगे धनायन की समन्वय संख्या फ्रैंकल में होती है कम, और इसमें धनायन की जो समन्वय संख्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होती है हाई। तो आप लिख लेंगे इसमें कैटायनिक पार्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो होती है हाई, हाई बोल दूं या मैक्सिमम, और इसमें जो कैटायनिक पार्ट है उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होती है मिनिमम बोल दूं या बोल दूं मैं कम। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में क्या होगा, जो इस प्रकार के जो दोष हैं, जो शॉर्ट की दोष हैं वो किन में पाए जाएंगे, ये चीज आप याद रखोगे। इनके जो मेनली एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये जो प्रकार के जो ये हैं, जो शॉर्ट की प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं ये पाए जाते हैं हमारे एग्जाम्पल में। बात करता हूं मैं, एक तो पाया जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड में, दूसरा पाया जाता है CaCl में। CaCl प्रकार के जो टाइप के क्रिस्टल होते हैं
क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। जबकि मैं बात करूं फ्रैंकल की, तो फ्रैंकल जो डिफेक्ट्स हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, अपने एग्जांपल लिखेंगे इसमें AgCl, दूसरा है AgBr और एक है ZnH। ये इनके एग्जांपल हो गए। अर्थात मैंने आपको फिर बता रहा हूं मैं आपको कि फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इनमें क्या है, कंफ्यूजन रहता है दोनों में कंफ्यूजन कैसे रहता है, एक तो डेंसिटी का रहता है। डेंसिटी में क्या होता है इसमें कि डेंसिटी किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। तो आपको याद रखना है फ्रैंकल में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो धनायनिक पार्ट है वो क्या है, उसमें जा रहा है वॉइड में, अर्थात अंतराकाश में जा रहा है। अंतराकाश में जाने से उसके जो डेंसिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी, ये आप याद रखेंगे। और जो शॉर्ट की दोष है, शॉर्ट की दोष में क्या होगा कि इसमें एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट दोनों ही क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिससे क्या इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये क्या शॉर्ट की दर्शाते हैं। अब जो शॉर्ट की जो डिफेक्ट्स हैं वो हमेशा कौन दर्शाएंगे, जिनमें जो कैटायनिक पार्ट है, पॉजिटिव आयन है, उसकी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम होगी। ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन नंबर दर्शाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, वो तो दर्शाएंगे शॉर्ट की डिफेक्ट्स, और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है कैटायनिक पार्ट की, वो दर्शाएंगे फ्रैंकल। उसके बाद में बात आती है इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में NaCl, CaCl टाइप की जो क्रिस्टल हैं वो तो दर्शाएंगे शॉर्ट की डिफेक्ट्स, और जिनके जैसे जिंक, ZnS है, AgCl है और AgBr है, इस टाइप के जो क्रिस्टल हैं वो दर्शाएंगे फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, इसमें आप नोट डाल के लिखेंगे, एक चीज नोट डाल के क्या लिखेंगे कि जो AgBr है ये आपको कितने भी आप इस पर इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि जो AgBr वाला है ये क्या फ्रैंकल तो दर्शाता है, लेकिन इसके कुछ नेचर ऐसे होते हैं जिससे क्या ये शॉर्ट की दोष भी दर्शाता है। तो इसको मोस्ट करके डाल लेंगे भैया, बिल्कुल मोस्ट कर लो आप, नोट AgBr shows both types of defects, both types of defects। ये आप नोट डाल कर लो कि AgBr का अगर एग्जाम्पल आता है आपको, तो ये फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार के डिफेक्ट शो करेगा। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में 2018 में पूछा गया है कि AgBr कौन सा दोष दर्शाता है। अर्थात एग्जाम्पल में जैसे आए थे कि फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष दर्शाने वाले एग्जाम्पल में आया था ZnS, दूसरा है NaCl, CaCl और AgBr, तो इसका आंसर था AgBr। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके AgBr का हमेशा ध्यान रखना है। AgBr फ्रैंकल एंड शॉर्ट की बोथ टाइप के डिफेक्ट्स शो करता है। उसके बाद में नॉन स्टाइकोमेट्री हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर मैं बता देता हूं आपको कि मेटल की अगर एक्सेस होगी तो मेटल क्या एक्सेस हो जाएगा, तो जो ऋणायनिक पार्ट है उसको वो क्या है, उसको वो समीकरण को क्या संतुलित नहीं कर पाएगा, जिससे क्या है उसमें नॉन स्टाइकोमेट्री आ जाएगी। नॉन स्टाइकोमेट्री आने पर उसमें कलर शो होता है। कलर शो होने का कारण है ऐप केंद्र, अर्थात जो धातु हैं, कुछ जो क्रिस्टल हैं वो कलर वाले होते हैं, तो कलर का जो मेन कारण है वो होता है ऐप केंद्र। ये आप याद रखोगे, ऐप केंद्र बनता है उनमें ऋणायनिक पार्ट से, जिससे क्या है उनमें कलर शो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसका कारण ओनली होता है ऐप केंद्र। ऐप केंद्र को आप याद रखोगे। बाकी हमारे जो सिलेबस में थे शॉर्ट की एंड फ्रैंकल, इनको मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, इनसे क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूं, और हम बात करेंगे नेक्स्ट में क्रिस्टलों की स्ट्रक्चर। क्रिस्टलों के स्ट्रक्चर में मैं आपको बात करूंगा NaCl की, CaCl की, बस ये दो तो हमारी हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं इनकी तो बनवाऊंगा आपको स्ट्रक्चर। बाकी ZnF की है, CaF2 की है, बाकी इसमें आपको बताऊंगा कि टेट्राहेड्रल बॉयड में कैटायन जाता है या एनायन जाता है, ऑक्टाहेड्रल में कैटायन जाता है या एनायन जाता है। ऐसी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज मैं रखता हूं यहीं तक, तो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड नाइट, राम राम साहब।